थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा, जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं, वो देख रहे थे। आज अपनी क्लास है उसमें अपन देखेंगे अधिगम और अधिगम के सिद्धांत। हालांकि अपन अधिगम और अधिगम के सिद्धांत को बहुत अच्छे से पहले वाली क्लास में 2 दिन पहले देख चुके हैं। ये जो है 15 क्वेश्चन और अलग जो क्वेश्चन है आपके वो है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में जो कॉमन टॉपिक है वो अपन कर रहे हैं। अब साइकोलॉजी अपने 4-5 दिन की और बची है। उसके बाद अपन जो है आपका जो एजुकेशन मैनेजमेंट है, शैक्षिक परिदृश्य, उसकी तरफ जो है शिफ्ट हो जाएंगे और डेली एक क्लास आपको जो राजस्थान जीके उसकी मिलेगी। सब्जेक्ट की क्लास थोड़े दिन बाद में अपन शुरू करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग शिक्षण विधियों की। सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का वो है कि अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन है, ये परिभाषा किसने दी? अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन है, ये परिभाषा गेट्स व अन्य ने दी। परिभाषा आपको डायरेक्ट याद रखनी है, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आपको स्किप तो करना ही है। लेकिन हमेशा जो मेन परिभाषाएं वो आपके दिमाग के आगे से निकलनी होनी चाहिए। जैसे अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन है, यह परिभाषा गेट्स व अन्य ने दी। फिर अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक कौन से होंगे? जो व्यक्ति से संबंधित होंगे, व्यक्ति के शरीर से संबंधित होंगे, व्यक्ति के शरीर व मस्तिष्क से संबंधित होंगे। ठीक है, व्यक्ति के शरीर से संबंधित कोई भी कारक होगा ना, या फिर हम कह सकते हैं जो व्यक्ति के जो है मस्तिष्क से संबंधित होगा, वो सारे मनोवैज्ञानिक कारक होंगे। जैसे अधिगम की इच्छा जो एक प्रकार से मस्तिष्क से संबंधित है, तो ये मनोवैज्ञानिक कारक है। प्रेरणा यानी मोटिवेशन, ये भी आपका मस्तिष्क या शरीर से संबंधित है। बिल्कुल। रुचि, सेम यही चीज है। विषय वस्तु का स्वरूप, ये बाह्य कारक है। एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं वो आंतरिक होते हैं। आंतरिक मतलब शरीर के से संबंधित होते हैं, जबकि अपने को नहीं पूछा है तो उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। विषय वस्तु का स्वरूप बाह्य कारक है जो मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत नहीं आता है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ये टॉपिक पहले अपन देख चुके हैं अच्छे से डिटेल से, वो लेवल 2 के लेवल का था, ये लेवल 1 के लेवल का है। लेकिन अपने को दोनों क्लास से देखने दोनों लेवल को, कारण कि लेवल 1 में थोड़ी इजी क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ये देखना है। लेकिन क्या पता कई बार इजी क्वेश्चन लेवल 2 में बन जाए, क्या पता कई बार लेवल 1 में हार्ड क्वेश्चन बन जाए, तो दोनों क्लास से आपको देखते रहना है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 93 में, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थांडाई के संबंधवाद अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? थांडाई का जो संबंधवाद अधिगम सिद्धांत है उसका जो है 3 जो है क्या थे, उसके 3 मुख्य जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं उद्देश्य या 3 प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, सबसे पहले अधिगम में प्रयास व त्रुटि समाहित रहती है। बिल्कुल सही बात है, अधिगम में प्रयास व त्रुटि समाहित रहती है। तो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी किसका है? थांडाई का। फिर अधिगम संबंधों या बंधनों के बनने का परिणाम है, तो संबंधवाद कहता ही यही है कि अधिगम जो है संबंधों या बंधनों के बनने का परिणाम है। मतलब कोई समीप होगा, कोई जो संबंध बनेगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा, वही अधिगम है। तो थांडाई का संबंधवाद का मतलब है किसी चीज से अपन कितने संबंधित है, वो अधिगम को प्रभावित करती है। अधिगम सूझयुक्त न होकर उत्तरोत्तर होता है। सूझयुक्त मतलब हो गया अचानक नहीं होता अधिगम। थांडाई क्या कहता है? अचानक न होकर उत्तरोत्तर यानी कि धीरे धीरे होता है, क्रम से होता है, धीरे धीरे क्रम से होता है। ठीक, तो ये बात किसने कही? थांडाई ने, कि अधिगम जो है अचानक न होकर यानी कि सूझयुक्त न होकर उत्तरोत्तर यानी कि धीरे धीरे क्रम से होता है। फिर अधिगम संज्ञान पर निर्भर करता है, तो थांडाई संज्ञानवादी नहीं थे, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया आपका। अपने को संबंधित नहीं पूछा था, व्यवहारवादी था। थांडाई क्या था? व्यवहारवादी। तो ये संज्ञानवादी जो है इसमें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 94। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे मैं पहले बता दूं कि अपना ऐप है परफेक्ट मॉक। कौन सा ऐप है? परफेक्ट मॉक, जिसको आप डायरेक्ट जो है प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो, वरना लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। उस पर जो है 99 रुपीज में जो है, अभी 3 दिन ऑफर में 49 रुपीज में मिल रही थी, अब 99 रुपीज में आपको जो है आज अगर आप लेते हो तो 49 रुपीज में, आज रात तक 49 रुपीज में मिल जाएगी। वरना कल अगर लोगे तो आप जो है 99 रुपीज में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की राजस्थान जीके की क्या मिलेगी? टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, और डेमो फ्री में अवेलेबल है, तो कम से कम आप जाकर डेमो तो एक बार जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप का नाम है परफेक्ट मॉक, वरना आप जो है प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डेमो एकदम फ्री है। पहले क्वेश्चंस का लेवल देखें, फिर अच्छी लगे तो ही लेना। आपको जरूरी नहीं है कि मैं आपको बातें करूं, लेकिन अच्छी लगे डेमो जरूर देखें एक बार। इसके लिए मैं आपको जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि डेमो जाकर जरूर देखें। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को नकारात्मक यानी कि नेगेटिव रूप से प्रभावित करता है? परिपक्वता की कमी। अगर व्यक्ति में परिपक्वता की कमी है
एक मिनट, व्यक्ति में परिपक्वता की कमी है तो वो क्या करेगा, सीखने को प्रभावित करेगा, बिल्कुल नकारात्मक रूप से। एक ध्यान में रख लेना, एक चीज बार बार मैं बता देता हूं, परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन, परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं है, अधिगम नहीं है। ठीक है, परिपक्वता के कारण अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो उसको अधिगम नहीं कहेंगे अपन। लेकिन एक चीज ध्यान में रख लेना, परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है, अधिगम को प्रभावित करती है, प्रभावित करती है, दोनों अलग अलग चीज है। परिपक्वता के कारण अगर अधिगम में सॉरी व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो उसको अधिगम नहीं कहेंगे, लेकिन परिपक्वता जो है अधिगम को प्रभावित जरूर करती है। तो परिपक्वता की कमी जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, मतलब अगर आप परिपक्व नहीं है तो अधिगम जो है कम होगा आपका। ठीक है, फिर आपका सूचनात्मक प्रबलन, पुनर्बलन, पुनर्बलन हमेशा जो है क्या करता है, चीज को बढ़ाता है। विषय वस्तु की सार्थकता भी पॉजिटिव है। शिक्षक की उपयुक्त संप्रेषण यानी कि बातचीत करने की योग्यता, ये भी जो है पॉजिटिव है। नेगेटिव सिर्फ इसमें ऑप्शन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। वापस मैं बता दूं, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार ये घटना होती है। बिजली का गर्जना पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के अनुसार क्या है? 5 वर्ष का राजू जो है खिड़की के बाहर जब तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और फिर आवाज आती है ना जोर से बिजली चमकने की, तो उसको डर लगता है और वो जो है उछलता है। फिर क्या होता है, जैसे ही बिजली चमकती है, शोर थोड़ी देर बाद में, आवाज जो है ना कड़कड़ाने की वो बाद में आती है, लेकिन जैसे ही बिजली चमकती है राजू कान में उंगली दे देता है या फिर उछलने लग जाता है बिना आवाज आए। इसका मतलब उसमें कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन पाया जाता है? पावलोव का। अब यहां पर बोला है कि बिजली का गर्जना पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के अनुसार क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिजली गर्जना, बिजली गर्जना क्या है? आपका स्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक। एक मिनट, बिजली कड़कना क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है। इसका मतलब वो स्वाभाविक है, नेचुरल है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आवाज से डरना, बिजली के बाद में जो आवाज आती है गर्जने के बाद से, आवाज से डरना, आवाज से डरना भी सवाल जो है, एक मिनट, आवाज से डरना, आवाज से डरना भी क्या? स्वाभाविक अनुक्रिया है, मतलब हर कोई डरेगा, बिल्कुल नेचुरल बात है। ठीक है, अब बात होती है आपकी आवाज, बिजली गर्जना स्वाभाविक उद्दीपक है, नेचुरल है, बिल्कुल। आवाज से डरना यानी कि बिजली के बाद में कड़कड़ाहट से डरना स्वाभाविक अनुक्रिया है। अब बिजली चमकना, जैसे बिजली चमकती अगली बार, जो गर्ज नहीं रही है, पहले गर्ज रही थी अब चमक रही है, बिजली चमकती है, तो ये क्या हो गया आपका? अनुबंधित उद्दीपक, मतलब उसका अनुबंधन हो गया कि अब जैसे बिजली चमकेगी गरजेगी, तो ये हो गया अनुबंधित उद्दीपक हो गया। ठीक है, और जो है फिर वापस जो है चमक देखकर क्या कर चमक देखकर डरना, चमक देखकर डरना, ये हो गया आपका अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया। थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। पहले क्या करता है, बिजली गरजती है, जैसे गर्जन आती है वो डरता है, तो ये स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। अगली बार बिजली चमकते ही, मतलब गर्जने से पहले ही वो क्या करता है, चमक देखकर डर जाता है, इसका मतलब वो अनुबंधित अनुक्रिया हो गई। और अपने को पूछा किसके बारे में है? बिजली का गर्जना, और गर्जना जो है आपका वो स्वाभाविक उद्दीपक है। ऑप्शन 1 ही इसका उत्तर है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अभी देखो शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी कि जो शिक्षण विधियां हैं उनकी क्लासेज अपन स्टार्ट करेंगे। जैसे ये हो जाए, जीके एक क्लास डेली आपको मिल रही है। ठीक है, आज अपन ने सुबह जो क्लास देखी थी, कौन सी देखी थी? जो प्रमुख नगर वाली। अब अगली क्लास में अपन अलग देखेंगे, जीके का जो मेन पोर्शन है अलग वाला, वो भी अलग से देखेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रोग्राम्ड निर्देशन का आधार क्या है? प्रोग्राम्ड निर्देशन का आधार क्या होता है? तो प्रोग्राम्ड जो निर्देशन होता है उसका आधार होता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। प्रोग्राम्ड का मतलब होता है ऐच्छिक क्रिया करना। क्या करना? ऐच्छिक निर्देशन हो गया एक प्रकार से, मतलब अपनी इच्छा से निर्देशन। किससे? अपनी इच्छा से, मतलब कोई चीज करनी है नहीं करनी, अपनी इच्छा के आधार पर, यानी ऐच्छिक जो निर्देशन होता है एक प्रकार का, उसको ही क्या कहते हैं? प्रोग्राम्ड निर्देशन। मतलब आपको कोई काम करना है नहीं करना है, या आपकी इच्छा पर डिपेंड करे। मान लो कि आपके फोन की घंटी बजी, आप उठाना चाहो या नहीं उठाना चाहो, आपकी इच्छा है, तो ये आपका क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो गया। ये क्या कहता है? ये कहता है
सीखना अनुक्रिया के परिणाम पर आधारित होता है। सीखना अनुक्रिया के जो परिणाम है पर आधारित होता है। यह बात कहता है कौन? क्रिया प्रसूत अनुबंधन आधारित होता है। मतलब जो सीखना है वो अनुक्रिया का परिणाम क्या होगा इस पर आधारित है। आप एक गरम कढ़ाया है या गरम जो है आपका कोई चीज है, गरम चीज, उसको छूना या नहीं छूना आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। कारण है कि अनुक्रिया का परिणाम क्या है? गरम को छुओगे तो आपको जो है हो सकता है जलन हो जाए या फिर आपका हाथ जल जाए। तो अनुक्रिया के परिणाम पर आधारित होता है सीखना क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अनुसार। ठीक है, इसी अनुबंधन का दूसरा नाम है आपका नैमित्तिक अनुबंधन। कौन सा? नैमित्तिक। और दूसरा हम कह सकते हैं साधनात्मक अधिगम। साधनात्मक अनुबंधन भी कह सकते हैं, साधनात्मक अधिगम या अनुबंधन। इसके अनुसार बच्चा जो है, एक बात ध्यान में रख लेना, रेडियो चलाना, टीवी, रिमोट, कैमरा, ये सब चलाना इसी के अंतर्गत सीखता है। चलाना सीखता है किसके अंतर्गत है? नैमित्तिक या साधनात्मक या क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अनुसार। क्वेश्चन आ जाए रेडियो, टीवी, रिमोट, कैमरा, इनमें से कोई एक नाम आ जाए कि कैमरा चलाना सीखता है, किस सिद्धांत के अंतर्गत? क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अंतर्गत, या फिर नैमित्तिक अधिगम के अंतर्गत, या साधनात्मक अधिगम के अंतर्गत। किसने दिया ये? स्किनर ने। किसने? स्किनर ने। तो ये चीज इंपॉर्टेंट बनती है, यहां से क्वेश्चन आता है कई बार और अपन इसको जो इग्नोर कर देते हैं। तो रेडियो चलाना, टीवी चलाना, रिमोट चलाना, कैमरा चलाना, ये सारे नैमित्तिक, साधनात्मक अधिगम या क्रिया प्रसूत सिद्धांत या प्रोग्राम्ड जो निर्देशन है उनके अंतर्गत आता है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। वुडवर्थ के अनुसार सीखना है, वुडवर्थ का कहना है कि सीखना जो है ना आपका, वो विकास का प्रक्रम है। सीखना क्या है? विकास की प्रक्रिया है। ना तो व्यवहार में परिमार्जन है, ना नवीन ज्ञान प्राप्त करना, ना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना जो है आपका वो विकास का प्रक्रम है। अलग से नोट कर लेना इसको। सीखना क्या है? सीखना आपका विकास का प्रक्रम है। क्वेश्चन नंबर 98। अधिगम का ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत किसने दिया? ड्राइव रिडक्शन होता है अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत। अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत, अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत, इसको कहते हैं ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। यहां पर जो है ये क्लार्क हल ने दिया। एक बात मैं बार बार आपको कहता हूं, एक तो स्किनर और एक क्लार्क हल, ये दोनों पुनर्बलन से संबंधित है। पुनर्बलन नाम आ जाए तो इनको जो है टिक कर देना। पुनर्बलन से संबंधित सिद्धांत इन्हीं के ही हैं सिर्फ। किस किसके? स्किनर और क्लार्क हल का। तो अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत, जिसको ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत कहते हैं, ये क्लार्क हल ने दिया है। ये क्या कहता है? ये कहता है प्रेरणा जैविक जरूरतों से उत्पन्न होती है। जैविक जरूरतों से उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। कौन कहता है? अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत। जैविक जरूरत क्या होती है? भूख, प्यास, ठीक है, काम, ये सब होती है। मतलब आपको जो है प्रेरणा, मतलब कि आपको भूख लगेगी ना तभी आप खाना खाने के लिए प्रयत्न करोगे। ठीक है, तो प्रेरणा हमेशा जैविक जरूरतों से उत्पन्न होती है। यह बात क्लार्क हल ने कौन से सिद्धांत में? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, या हम कह सकते हैं अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत में कही है। प्रेरणा जैविक जरूरतों से उत्पन्न होती है। जैविक जरूरतें का मतलब भूख, प्यास, काम। अगर आपको प्यास लगेगी ना तभी आप पानी खोजना की कोशिश करोगे। ठीक है, और पुनर्बलन से संबंधित दो मनोवैज्ञानिक है, स्किनर और क्लार्क हल। फिर पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन जो है उसका प्रयोग किस पर किया गया? तो पावलोव ने, आपको पता ही किस पर प्रयोग किया था? तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। थार्नडाइक ने बिल्ली पर। मछली पर प्रयोग, मछली पर भी थार्नडाइक ने किया था, ध्यान में रख लेना। किसने? थार्नडाइक पर। ठीक, मछली पर थार्नडाइक पर। थार्नडाइक का एक सिद्धांत है, अपन जो है पिछली क्लास में देख चुके हैं। पिछली क्लास अगर आपने देखी है तो आपको याद होगा, तो उसको कमेंट करें, क्योंकि लाइन से क्लास देखना है, मैंने आपको पहले ही बोला था। अगर पिछली क्लास देखिए जिसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक मछली टंगी हुई है, यहाँ एक बिल्ली है, वो उछल के पकड़ती है, कौन सा था वो? ठीक है, याद आ रहा है तो कमेंट कर दें। कर दिया कमेंट? तो अब मैं बता देता हूं, वो था स्टैंड अप प्रयोग, या फिर हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल, स्टैंड अप प्रैक्टिकल। ठीक है, मछली और जो है बिल्ली पर था और पावलोव ने कुत्ते पर किया। फिर आपका अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? अभिक्रमायोजित का मतलब क्या हो गया? एक मिनट। ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग, क्या हो गई? ऑपरेट कंडीशन लर्निंग या फिर अभिक्रमोजित अधिगम का संप्रत्यय या प्रत्यय जो है ये किसने दिया? तो ये दिया आपका स्किनर ने। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी पाठ्य वस्तु है, जो भी पाठ्य वस्तु है
पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे चरणों में विभाजित कर पढ़े, विभाजित करके सीखना या पढ़ना एक ही बात है, सीखना लिख देते हैं। ठीक है, तो स्किनर कौन सा प्रत्यय दिया? अभिक्रमायोजित अधिगम प्रत्यय, जिसको कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग। ठीक है, यह सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। और स्किनर इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहता है कि पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करके सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? अधिगम प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। बिल्कुल सही बात है, अधिगम प्रक्रिया उत्पाद नहीं। अधिगम अप्रकट प्रक्रिया, बिल्कुल नहीं, प्रकट है। ठीक है, ये अनायास यानी कि अचानक ऐसे ही हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता है। क्रमाजित जो है एकदम सतत प्रक्रिया, क्या है? सतत प्रक्रिया है। ये व्यवहार में अस्थायी नहीं है, स्थायी परिवर्तन है। क्या है? स्थायी परिवर्तन। इसके अलावा अधिगम सतत तो है, सार्वकालिक है। सार्वकालिक मतलब अधिगम आज से हजारों साल पहले भी होता था और आज से हजारों साल बाद में भी होगा, हर काल में। सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक का मतलब हो गया इंग्लैंड में भी होता है, इंडिया में भी होता है, चाइना में भी होता है, जगह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अधिगम प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। अधिगम साधन है, साध्य नहीं, ये ध्यान में रख लेना। साधन है, साध्य नहीं। मतलब साधन क्या हो गया? मतलब प्रक्रिया है। साधन प्रक्रिया का दूसरा नाम कह सकते हैं, उत्पाद नहीं है। मतलब साध्य मतलब जो चीज जहां तक अपने को पहुंचना होता है वो नहीं। क्वेश्चन नंबर 102, बीएफ स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित है, जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित है? मैंने बोला था ना, स्किनर और हल दोनों पुनर्बलन से संबंधित है। किससे? पुनर्बलन से संबंधित है। एक चीज यहां से देख लेना, स्किनर का अधिगम सिद्धांत किस पर है? प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित है, जबकि क्लार्क हल का जो पुनर्बलन सिद्धांत है वो गणितीय गणनाओं पर आधारित है। तो क्वेश्चन आ सकता है गणितीय गणनाओं पर आधारित सिद्धांत क्लार्क हल का सिद्धांत, तो गणितीय गणनाओं पर आधारित है। फिर आपका निम्नलिखित में से थार्नडाइक का प्रयत्न व त्रुटि या जिसको भूल का सिद्धांत कहते हैं वो किस नियम पर आधारित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। फिर जो आपका आता है कि निम्नलिखित में से थार्नडाइक का प्रयत्न त्रुटि। प्रयत्न त्रुटि क्या हो गया? कि प्रयास करो त्रुटि हो रही है, प्रयास करो त्रुटि हो रही है, मतलब बार बार वो अभ्यास कर रहा है। तो यहां पर बोला किस नियम पर आधारित है? तो ये जो है गौण नियम दिए हुए थार्नडाइक के। कौन से नियम? गौण नियम। और थार्नडाइक ने 5 गौण नियम दिए थे। देखो क्लास आपको लाइन से देखनी होगी, क्लास लाइन से देखनी होगी। आप जो लाइन से क्वेश्चन देखोगे ना, क्योंकि मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है और अधिगम के सिद्धांत पहले मैं डिटेल से पढ़ा चुका, ये अलग क्वेश्चन है। गौण नियम जो 5 है उसमें प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत बहु प्रतिक्रिया नियम से संबंधित है। कॉमन सेंस से आप आराम से कर सकते हो कि प्रयत्न त्रुटि बार बार अभ्यास कर रहा है लेकिन त्रुटि हो रही है, तो मतलब बहु प्रतिक्रिया नियम से संबंधित है। और थार्नडाइक का जो मुख्य नियम है, थार्नडाइक के जो मुख्य नियम है, थार्नडाइक के मुख्य नियम है आपके थार्नडाइक के कितने? 3। और उन 3 नियमों की अपन चर्चा अगले क्वेश्चन में करेंगे। 105वें क्वेश्चन में जो बहुप्रतिक्रिया नियम है या प्रयास और त्रुटि है, ये अगर हम मुख्य नियम की बात करें ना तो अभ्यास के नियम से संबंधित है। किससे? अभ्यास के नियम से। ये भी ध्यान में रख लेना आप, ठीक है। अगर ये पूछे कि प्रयत्न व त्रुटि थार्नडाइक के किस गौण नियम से संबंधित है, तब तो आ जाएगा बहुप्रतिक्रिया नियम। और ये पूछे थार्नडाइक के किस मुख्य नियम से संबंधित है, तब आ जाएगा अभ्यास का नियम। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 104 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भय के अधिगम की सर्वोत्तम व्याख्या किससे की जा सकती है? भय का अधिगम, लर्निंग ऑफ फियर, भय का अधिगम या लर्निंग ऑफ फियर जो है, इसकी व्याख्या जो है आपकी क्लासिकल अनुबंधन यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो पावलाव वाला है उसके द्वारा की जा सकती है। जैसे बिजली कड़कने से बच्चा डर रहा था ना ऊपर, तो वो भय का अधिगम ही है वो। ये भी कॉमन क्वेश्चन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, जब किसी कार्य को प्रभाव संतोषजनक होता है तब वह अधिगमकर्ता द्वारा सीख लिया जाता है। अधिगम का यह नियम किसके द्वारा दिया गया? तो ये थार्नडाइक का जो 3 मुख्य नियम है, जैसा मैं ऊपर बता चुका, जिसमें से पहला नियम है तत्परता का नियम। इसको पूरे डिटेल से जस्ट परसों वाली क्लास देखो, प्लेलिस्ट में जाकर ऊपर हेडिंग डाली हुई है क्लास की, अधिगम के सिद्धांत। दूसरा जो नियम होता है वो प्रभाव का नियम। किसका? प्रभाव का नियम। एक अभ्यास का नियम। किसका नियम? अभ्यास का नियम। अभ्यास का
नियम। और इसमें जो प्रभाव का नियम है ना, वो संतोष और असंतोष पर डिपेंड करता है। संतोष व असंतोष, मतलब कोई क्या हो गया प्रभाव के नियम से कि जब किसी कार्य का प्रभाव संतोषजनक होता है तो वह अधिगमकर्ता द्वारा सीख लिया जाता है। तो संतोष और असंतोष शब्द आ जाए तो ये प्रभाव का नियम है। और प्रभाव का नियम हो गया तो मतलब थार्नडाइक का मुख्य नियम, तो उत्तर हो जाएगा थार्नडाइक, ऑप्शन नंबर 4। तो ये अधिगम के सिद्धांत की अपनी दूसरी क्लास थी मान्य टेस्ट 4 से, वो 3 की थी, पहले देख चुके। अब अगली क्लास अपनी कल सुबह जीके की आएगी। ऐसे एक जीके एक साइकोलॉजी 5 दिन की बच्ची है मुश्किल से। फिर अपन जो है आगे जो है शैक्षिक परिदृश्य की तरफ जाएंगे, शिक्षण विधियां अलग अलग सब्जेक्ट की देखेंगे, और साथ में अपन देखेंगे मैथ और साइंस सब्जेक्ट को। और कोशिश करूंगा मैं एसएसटी वगैरह भी सब्जेक्ट करवा सकूं। लेवल 1 वालों को भी लगभग पूरी करेंगे। राजस्थान जीके शुरू करेंगे, लेकिन चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।